चलो हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम देखने वाले हैं कल के बाद का चैप्टर जो कि है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एग्रीगेट्स। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से सीधे सीधे आपका एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं इसको मेरी लैंग्वेज में अर्थ बोलता हूं, उस अर्थ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपका चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं किस चीज के, चैप्टर नंबर 3 के। कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो लास्ट क्लास में छूट गई थी, अब उसको हम यहां कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज होती है, हम 4 कॉर्नर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं पूरे अर्थ को, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। जैसे सबसे पहला होता है मार्केट प्राइस। क्या होती है मार्केट प्राइस? देखिए, मार्केट प्राइस किसी भी पर्टिकुलर चीज की एक वैल्यू होती है जिसपे वो मार्केट में रिटेल प्राइस पे बिकता है। यहां पे हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक आउटपुट हमारी नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाएगा हमें वो यहां पता चलेगा। जैसे मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। क्या निकलती है अपनी मार्केट प्राइस। देखो, फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट को बनाने का फैक्ट्री तक का खर्चा हमारा क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को देते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट ने देके रखी है, बोला है कि अगर आपका फॉरेन मान लो 2 करोड़ का टैक्स बन रहा है तो हम आपको 30% की सब्सिडी देते हैं। आप 2 करोड़ टैक्स जमा कर दो, जिसका हम 60 लाख रुपए आपका रिफंड कर देंगे सब्सिडी के नाम। तो जो प्राइस निकलता है ना, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला कॉर्नर पे आता है अपना ग्रॉस वैल्यू लेस डेप्रीसिएशन, तो आएगा नेट वैल्यू। देखो, अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है, कोई भी चीज उसकी हिस्टोरिक वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। तो क्या हमेशा हम हिस्टोरिक वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं? नहीं, हम उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं जो हमारी करंट में प्रिवेल होती रहती है। तो जैसे ग्रॉस वैल्यू किसी चीज की है, उसमें से उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन जब आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, नेट वैल्यू। ठीक है, ये चीज। अब देखो, अगली चीज नेट वैल्यू के बाद आती है, वो आती है डोमेस्टिक। क्या होता है डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम के बाद वो इनकम जो ऑल अराउंड इंडिया से हमने अर्न करी है। क्या करी है? विद इन कंट्री की बाउंड्रीज जब हम कोई इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? देखो, 2 चीजें होती है। पहला होता है NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को? मतलब ऐसा पैसा जो कहां से रिसीव हुआ है, अब्रॉड से। अब्रॉड में जब जाके कोई काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, इंडियन, और वो जो पैसा कमा के इंडिया भेज रहा है वो क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम ऐसा होता है, वो होता है NFITA, जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऐसे लोग जो यहां आके काम कर रहे हैं और अपनी मदर कंट्री में पैसा भेजते हैं, वो क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसके बाद जो निकलता आता है वो निकलता है नेशनल इनकम। नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हमें सिंपल फंडा याद करना पड़ेगा, NFIA प्लस NFITA माइनस। एक बार फिर से मैं बताता हूं, पहली चीज, जब हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस। वही दूसरा इंपॉर्टेंट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगी नेट वैल्यू। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA प्लस NFITA माइनस। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFITA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक में अब्रॉड से पैसा आ रहा है और दूसरे में अब्रॉड जा रहा है। ठीक है, अब देखो
कोर चीज पहला होता है जिसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो विद इन द कंट्री की बाउंड्री पे आपने क्या करा है, मैन्युफैक्चर करा है, सर्विस बनाई है, वो क्या कहलाता है, जीडीपी। अब हमें करना है इसमें जीडीपी एट एफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सा, ये वाला फैक्टर कॉस्ट। अब इस फैक्टर कॉस्ट में हमें तीन चीजें, हमें फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडीज माइनस करनी है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा आईटी, माइनस कर देंगे सब्सिडीज, तो हम किस पे पहुंच गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना है, हमें जीडीपी को दो जगह कंसीडर करना है। कितनी जगह कंसीडर करना है, दो जगह। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो मैंने एक और जीडीपी यहां लिख लिया, जीडीपी एट एनपी। अब क्यों बना रहा हूं मैं, तो ये आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करा, फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करा, मार्केट प्राइस में। अब हम करते हैं इस जी, ये जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जी हमारे ग्रॉस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस वैल्यू को। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेट वैल्यू में। तो हम इस जी में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। जब हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीसिएशन माइनस करा, तो ये जी किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो गया, एन में, मतलब नेट में। तो याद रखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां तक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक इनकम, दूसरी होती है नेशनल इनकम। जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं ना, ये मार्केट प्राइस है। जब ये फैक्टर कॉस्ट पे आएगा ना, तो हम उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, मतलब विद इन द कंट्री की बाउंड्री जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसमें हम कर देंगे सीधे सीधे। अब हमें निकालना है मार्केट प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। हमें किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो जो चीजें हम मार्केट प्राइस के लिए फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर रहे थे, मार्केट प्राइस में क्या कर देंगे, माइनस। तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडीज प्लस, तो हम पहुंच जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम। अब सुनो मेरी बात, डोमेस्टिक इनकम की बात आ रही है ना, तो ये जो एनडीपी एट एफसी होता है ना, इसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। देखो क्वेश्चन जब आएगा ना, तो क्वेश्चन दो बेसिस पे आएगा। पहला बोलेगा डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो, या दूसरा बोलेगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, तो बात हो रही है एनडीपी एट एफसी की। अब हम इस एनडीपी एट एफसी को काय में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल इनकम में। तो देखो ये है डी, डी मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम। हमको इसमें किसको कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एन इसमें हम प्लस कर देंगे NFIA और माइनस कर देंगे NFITA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो गया और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो गया, तो वो पहुंच गया NNP एट FC, जो कि हमारा होता है नेशनल इनकम। क्या होता है, नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। देखिए अब हम दूसरे इस पे चलते हैं। दूसरे इस पे जीडीपी एट एनपी हमने लिख के रखा था। अब क्या करेंगे हम, इस डी को मतलब डोमेस्टिक इनकम को किस पे कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में। तो हम इसमें प्लस कर देंगे NFITA प्लस कर दिया, NFI देखो NFIA प्लस कर दिया, NFITA माइनस कर दिया। तो हम पहुंच गए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP एट MP पे। अब इस GNP MP को, इस G को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेट में, मतलब ग्रॉस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक में। तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन।
जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो हमारा पहुंच गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। याद रखना जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम उसको फैक्टर कॉस्ट पे कंसीडर करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा एक ऑब्जेक्टिव जिसमें मार्केट प्राइस के 4 दे देंगे और चारों के चारों में से आपको फाइंड करना है कि ये नेशनल इनकम है, ऊपर लिख देंगे ट्रू और फॉल्स, तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। फिर दूसरा, जब अब हमें इस मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट में, तो हम इसमें से क्या कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडीज प्लस, तो हमारा पहुंच जाएगा एनएनपी एट एफसी, जो कि क्या होता है नेशनल इनकम। देखो अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने 3 चीजें लिखी हैं, एक ये देखो हमने जो 3 चीजें लिखी है, पहला ग्रॉस वैल्यू, डोमेस्टिक इनकम और मार्केट प्राइस, इसको बीच में ले आते हैं, इसको बीच में ले आए। ये 3 चीजें क्या, मार्केट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन के लिए, क्यों, क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देंगे जिसमें से कोई भी एक वैल्यू क्या होगी, मिसिंग होगी। जब भी मिसिंग होगी तो आपको ये पर्टिकुलर चीज पूरा के पूरा ये टेबल ऐसे कैसे याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा और एक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो आपको अगर वो याद हो गया, ये पूरा टेबल याद हो गया, तो आपके 4 नंबर और वो 1 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। देखो अब जो हम करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 4। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो सीधा सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये टोटली डिपेंड करता है सीबीएसई के माइंडसेट पे कि वो पेपर में कैसा क्वेश्चन लाना चाह रहे हैं। वैसे तो 2 मेथड होते हैं जो मेन क्वेश्चन में आते हैं, पहला होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन मेथड के बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैल्यू एडेड इसका मतलब है कि इग्नोर नहीं किया गया, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है ना तो आए, वो आप देख लो आपकी किस्मत कैसी है। मगर हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तीनों मेथड, देख लेते हैं हम तीनों मेथड। देखो सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड ये रहा, पहला बोला ग्रॉस वैल्यू। देखो जीवीए, जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या एडिशन करा है, ठीक है। जैसे क्या बोलता है वो बोलता है जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए होता है। क्या बोला, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। वो कौन सा सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो गया, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये दोनों किसके अंदर आती है, वो आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तीसरा सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, जिसको आप बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सर्विसेज कैसी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी, एन नंबर ऑफ सर्विसेज आती है इस सर्विस सेक्टर के अंदर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई यहाँ पे आपने गेहूं बनाया मतलब गेहूं उगाया, फसल उगाई, उस फसल को आप लेके चले गए किसी मिल में जहां पे आटा होता है, तो आटा किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी में। तो यहाँ पे वो चीज क्या कहलाई, रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में उस गेहूं को पीस के क्या बनाया जा रहा है, आटा बनाया जा रहा है। तो ये एक वैल्यू एडिशन हो गया। क्या हो गया, वैल्यू एडिशन। क्यों, क्योंकि वो पहले रॉ फॉर्म में था, अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। तो वैल्यू एडिशन कहां पे हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब आपने उसको किसके अंदर भेज दिया, आशीर्वाद आटा की ब्रांडिंग करी। ब्रांडिंग और पैकेजिंग और लेबलिंग और ये सब किसके अंदर आ जाता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। मतलब जो तीसरा सेक्टर है जो कि कहलाता है सर्विस सेक्टर, उसके अंदर आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या, उनने उसको पैक करा, अपना नाम लगाया, तो यहाँ पे भी एक उसका क्या हो गया, वैल्यू एडिशन। तो यही होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब जब ये तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को प्लस किया जाता है तो निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि अभी हमने जस्ट देखा है कि कैसे हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते हैं और वहां से लेके हम एनएनपीएफसी तक
आते हैं। ये सेम वही प्रोसेस है, क्या करा, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, डेप्रिसिएशन किस में से चार्ज होता है, ग्रॉस में से, तो वो आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो कौन सा, एमपी। जब आपने क्या करा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, फिर इस इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा और सब्सिडीज प्लस हो जाएगी, तो आपका क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी, जिसको आप क्या बोलते हो, डोमेस्टिक इनकम बोलते हो। क्या बोलते हो, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। फिर इस डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी बोलते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस एनएफआईटीए माइनस, तो आ जाता है हमारा क्या, एनएनपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट, जो कि कहलाता है हमारा नेशनल इनकम। देखो अब हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। पहला क्या बोला, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखो भाई, कोई कंपनी है स्क्रू बोल्ट बना रही है, तो वो जब कार मैन्युफैक्चरर को अपना स्क्रू बोल्ट देगी तो उसकी कॉस्ट फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो जब वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है तो इंटरमीडिएट गुड्स को आपको नेशनल इनकम का पार्ट कंसीडर नहीं करना है। दूसरा बोला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। मैं बोल रहा हूं, कोई गाड़ी मैंने खरीदी, एक बार मैंने उस पर रोड टैक्स दे दिया, मैंने उस पर जीएसटी दे दिया, अब मैं उसको मेरे पास ले आया, अब मैं दोबारा बेचना चाहूंगा तो मैं किसी से जीएसटी मांगूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज अगर एक बार बिक जाती है तो वो सेकेंड हैंड की कंडीशन में आ जाती है, और सेकेंड हैंड सेल को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना गया है। तीसरी चीज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। देखो, अगर कोई सर्विसेज है, मैं अपनी बेटी को ही पढ़ा रहा हूं मान लो, तो मैं उससे क्या फीस चार्ज करूंगा? नहीं, तो मैं उसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानूंगा। पर इसी का विपरीत है, क्या चीज है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट। मतलब एक चीज बोली जाती है इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब, मेरा खेत है, मैंने कुछ पोर्शन गेहूं का खुद के खाने के लिए उगाया और कुछ मार्केट में बेचने के लिए उगाया, पर मेरा टोटल आउटपुट तो एक ही कहलाएगा ना, जो दोनों को मिलके है। तो अगर मैं कोई गुड्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज की नहीं, गुड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर होगा, भले मैंने उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया। क्लियर है? अगली चीज देखते हैं, अगले मेथड पे आते हैं अपन। अगला मेथड है अपना इनकम मेथड। क्या मेथड है? इनकम मेथड। इसके अंदर सबसे पहला देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड के अंदर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी और आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिकोड करके अपना आंसर देना है। सबसे पहला बोला, देखो अगला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड के हिसाब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा? इनकम या एक्सपेंडिचर दोनों और में रहेंगे एक दूसरे के, और एक कंपलसरी क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो आएगा ही आएगा, तो प्लीज इग्नोर मत करो और अच्छे से समझो, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपका 6 नंबर पक्का कराएगी। पहला चीज बोली कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनसेट करते हैं? जैसे पहला बोला वेजेस, सैलरी, भाई उनको मिलने वाली इनकम, वो क्या है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। तो इनकम मेथड के अंदर सबसे पहली चीज बोली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसके अंदर बोला अपने को वेजेस एंड सैलरी। दूसरा बोला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब जो उन्होंने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करा है, मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करा है, एलआईसी में इन्वेस्ट करा है, वो होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करती है, वो भी इसका पार्ट होती है। अगला बोला रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी मतलब भाई अगर मेरे पास किसी चीज
चीज की ओनरशिप है, या तो मैं उस पर रेंट रिसीव करूंगा या तो रॉयल्टी लूंगा। रेंट तो सबको पता है, रॉयल्टी का बेसिकली मतलब होता है बीइंग अ राइटर। अगर मैं एक राइटर हूं, मैंने कोई अपनी आत्मकथा लिख दी, तो अब मैं उसको राइट दूंगा किसी को उसको प्रिंट करने का, तो पर कॉपी वो जितनी छापेगा ना उस पर मेरे को एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है। वैसे ही होता है रेत में भी रॉयल्टी होती है, हर चीज में। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके बैठा हूं और वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे को जिस कंट्री से मैं वो एसईजेड मिला है, मैं उसको उस पर्टिकुलर चीज का भी क्या दूंगा, रॉयल्टी दूंगा। तो रॉयल्टी भी एक तरीके का क्या हो गया, इनकम होगा। दूसरा बोला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट refers to the amount received for lending fund to production unit। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है तो बैंक को आप इंटरेस्ट दोगे, तो वो इंटरेस्ट भी किसका पार्ट होगा, इनकम मेथड का पार्ट होगा। क्लियर है। अगला बोला प्रॉफिट। अब भाई कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने लोन लेके रखा है, इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट है, तो जो मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कमाएगा ना, वो भी उसकी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो देखो आगे चलते हैं अपन इसी के साथ क्या होता है। फिर बोला अब क्या और क्या चीजें निकलती है। पहला निकलता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है एक ऐसा पैसा जो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि उनने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है और उनको डिविडेंड देता है। अगला रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो वो अपने नाम पे रिजर्व के नाम पे रखते हैं। फ्यूचर की कंटिजेंसी को खत्म करने के लिए उन्हें एक पैसा अलग निकाल के रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग या रिजर्व। सेविंग फॉर फ्यूचर ऐसा समझ लो आप, वो भी क्या होता है, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग प्रॉफिट को हमने बता दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग तीनों को जब प्लस कर देते हैं तो क्या बनता है, प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है भाई, बिजनेसमैन अगर कमाएगा तो वो जो टैक्स देगा उस टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब देखो कॉर्पोरेट टैक्स की बात आती है, उसके बाद आता है मिसलेनियस इनकम या मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब कुछ भी इनकम, आप एग्रीकल्चर लैंड पे कर रहे हो उससे कमा रहे हो, बार्बर हो आप उससे कमा रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज दी उससे कमा रहे हो, तो जिस भी अलग अलग सोर्सेज से आप कमा रहे हो वो आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिक्स्ड इनकम। इसके बाद का देख लेते हैं। अब ये हमने उसी चीज को डिस्क्राइब कर दिया, कंपनसेशन एम्प्लॉय, रॉयल रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। जब इन पूरों को प्लस करते हैं ना तो डायरेक्ट आप किस पे आते हो, एनडीपी एट एफसी पे आते हो। बोला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर इससे नेशनल इनकम जाना है तो एनएफआईए प्लस माइनस करेंगे एनएफआईटीए, तो आप किस पे पहुंचोगे, एनएनपी एट एफसी पे। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखने जा रहे हैं इनकम मेथड के प्रिकॉशन। जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड के देखे, वैसे हम देखेंगे किसके प्रिकॉशन, इनकम मेथड के। पहला बोला ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, आपको स्कॉलरशिप मिली, आपने डोनेशन रिसीव करा, आपने चैरिटी रिसीव करी, तो यार ये इनकम नहीं होती है। जब इनकम नहीं है तो ये नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं होगी। दूसरी चीज बोली, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने मेरी गाड़ी उठा के बेच दी, उससे जो पैसा मिला क्या वो मेरी इनकम हो गई, नहीं। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को भी आप इनकम मेथड का पार्ट नहीं मानोगे। अगली चीज बोली, कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन such transaction do not contribute to cash flow of goods and services। मतलब सीधे सीधे अगर आपने कोई शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज बेची है, डिवेंचर बेचा है, तो उसको भी आप नेशनल इनकम का पार्ट नहीं कंसीडर करोगे। बोला विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन बेसिकली आप कसीनो गए, आपने सट्टा लगाया, आप लूडो खेलते खेलते आपने 2 पैसे जीत लिए, तो क्या वो आपका गेन कहलाएगा, इनकम कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। अगला बोला imputed value of services provided by owner of production unit will be included। मतलब सीधे सीधे भाई मैं एक आर्किटेक्ट हूं, मैंने मेरा घर बनाया, मगर उसमें जो सर्विसेज मैंने प्रोवाइड रिसीव करी है ना, मेरे को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है। अगला बोला क्या है, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। मतलब
आपको गिफ्ट मिला, आपको टैक्स का रिफंड मिल गया, आपको इंटरेस्ट का कुछ रिफंड मिल गया, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अगला मेथड है देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये और इनकम मेथड दोनों के ही उसमें और वाला क्वेश्चन आएगा जो एक दूसरे के और होंगे, या तो एक्सपेंडिचर आ जाए, या तो इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए, या तो इनकम आ जाए, और आपकी किस्मत बहुत ही बुरी है ना तो वैल्यू एडेड आएगा। अगर वैल्यू एडेड आ गया ना समझ लेना आपकी किस्मत बहुत बुरी थी। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड की कौन कौन से ऐसे मेथड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। पहला बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने खुद के ऊपर करें, किराया बढ़ा, घर खरीदने के ऊपर पैसा जो लगाया, ठीक है, ग्रोसरी खरीदी, तो सब आपके क्या होंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने करे रोड ब्रिज डैम बनाने के ऊपर। अगला बोला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एकदम डिटेल में बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? बोला कि it refers to addition to capital stock of an economy. It represents expenditure incurred on acquiring goods for investment by देखो भाई हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? हमने कोई एक्सपेंडिचर करें किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, हमने क्या करें? खर्चे करें, हमारी फैक्ट्री हमने और मशीन ऐड ऑन करी, तो वो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एक तरीके का एडिशन है हमारी यूनिट पे। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंसीडर करते हैं ना, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना, तो हमारा क्या? नेट डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसके हमें वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर। और इसके अंदर एक चीज याद रखना, चेंज इन स्टॉक को भी प्लस करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक को। क्लियर है? अब अगली चीज पे आते हैं अपन। देखो क्या बोला? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, खुद के कंस्ट्रक्शन के इन्वेस्टमेंट, और आपने जो इन्वेस्ट करके रखा किसी पब्लिक सोर्स में, और इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, मैंने बोला था ना चेंज इन इन्वेंट्री को भी करते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाती है आपकी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस पे इन्वेस्ट करा, मैंने खुद के घर बनाने में इन्वेस्ट करा, मैंने किसी पब्लिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो भी मेरे एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया, और चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? अगला बोला नेट एक्सपोर्ट। किसके बारे में बात करें? नेट एक्सपोर्ट। वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ और कितना कंट्री में आया, तो ये कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? अब इधर चलते हैं अगली शीट पे। अगली शीट क्या बता रही है? देखो क्या बोला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जब अपन सबको प्लस करते हैं तो आप फिर से आ जाते हो किस पे? जीडीपी पे, जीडीपी एट एमपी। फिर वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर इसमें से आप इस डी को नेट में, सबसे पहले तो आपको एमपी को एफसी में कंसीडर करना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस, तो आप किस पे पहुंच जाओगे? एनडीपी एट एफसी, जो आपकी क्या हो गई? डोमेस्टिक इनकम हो गई। फिर आप इसमें एनएफआईए प्लस एनएफआईटीए माइनस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे एनएनपी एट एफसी पे, जो कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है, ये पूरा था। देखो अब एक चीज याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी आपका
क्वेश्चन है, इन दोनों पे बेस को ज्यादा प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप वैलिडेटेड मेथड को इग्नोर कर दो, मगर आपको तो भी एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू।